तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके मन में कभी ना कभी तो ये डर बना ही रहता होगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स कितना हार्ड है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं, और आपके भी मन में इसको लेकर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो डर होता ही होगा कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा। क्या ऐसा कुछ आइडिया है जिससे कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो पाए? जब भी मैं प्रीलिम्स का अटैम्प्ट दूँ तो मैं प्रीलिम्स में रुकूँ ना, या फिर मेरा 1-2 अटैम्प्ट से प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो मैं क्या अपने आप में सुधार करूँ कि मेरा प्रीलिम्स हो जाए? तो जी हाँ, इसका बिल्कुल ही सीधा समाधान है कि आप सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए। जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की आंखों को अपने सामने से निकालेंगे, जितना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसको सोल्व करने की और प्रीलिम्स क्रैक करने की आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। अगर आप भी ये गलती करते हैं कि आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस अभी से नहीं करते, या फिर लास्ट टाइम पे जनवरी के बाद से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते, तो डेफिनेटली ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप प्रीलिम्स को क्लियर ना कर पाएँ, जो बहुत से बच्चों के साथ होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं उसमें से कुछ कैटेगरी के या फिर मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कम से कम 50 से 60 मॉक दिए। टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होते हैं तो वो कम से कम 500-600 क्वेश्चंस की या फिर 5 से 1000 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर पाते हैं, जबकि एक स्टूडेंट वो होते हैं जो कम से कम 10,000 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं टोटल मिला के जीएस के सब्जेक्ट का। अगर 7 सब्जेक्ट है तो उन्होंने कुल मिला के कहीं ना कहीं से 10,000 एमसीक्यूज़ तो देखे ही हैं और उनकी प्रैक्टिस की है, तो उनके एग्ज़ाम को क्रैक करने की संभावना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर कि जो नए हैं और जो अभी अभी जिन्होंने कुछ ही पढ़ा है और कुछ ही मॉक टेस्ट दे के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अपीयर कर लिया है। तो अगर आप भी ये मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हैं और अपना जब भी अटैम्प्ट दें उस अटैम्प्ट में अपने प्रीलिम्स को 100% श्योरिटी के साथ ये चाहते हैं कि वो क्लियर ही हो, तो आपको भी कम से कम 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। इतने क्वेश्चंस तो आपको करने के लिए कम से कम अनिवार्य हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रीलिम्स में कहीं नहीं रुकेंगे और आपका भी प्रीलिम्स 100% क्रैक होगा, मतलब क्लियर होगा ही सही। तो आज है हमारा डे 2 और आज हम इस स्ट्रेटजी को लेकर बात करेंगे कि प्रीलिम्स यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे बेटर आइडिया अपना सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं और आपने डे फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, डे फर्स्ट की वीडियो कल वाली आपने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम प्रीलिम्स के पेपर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक तो GS1 और एक GS2, जिसको बोलते हैं सीसेट का पेपर नंबर 2। सबसे पहले अगर हम अपने अगर यूनिट वाइज सिलेबस को देखें तो इसमें पहला होता है करंट अफेयर, जिससे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका दायरा बहुत ही व्यापक है। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर ये बताऊंगा कि आपको कहाँ से करंट अफेयर्स कैसे किन किन स्रोतों का यूज़ करते हुए कवर करना चाहिए। इसका जो कवरेज एरिया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ कवर कर लेते हैं तो आप इसके अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री का। यहाँ पे सिलेबस बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है, लेकिन जब आप अपनी जीएस की प्रिपरेशन करेंगे जो कि मेंस का है तो उसमें आपके ये सारे डायमेंशंस कवर हो जाएंगे। थर्ड सब्जेक्ट होता है इसके अंदर ज्योग्राफी, फोर्थ सब्जेक्ट होता है पॉलिटी, फिफ्थ सब्जेक्ट होता है इकोनॉमी, सिक्स सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंट और सेवन सब्जेक्ट होता है इसका जनरल स्टडीज़। अब अगर इसके अंदर हम इन 2 सब्जेक्ट को देखें, एक तो जनरल स्टडीज़ और एक इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट का मेजर पोर्शन इसके अंदर यूपीएससी के अंदर एक एग्ज़ाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो उनके लेवल का है ना जो पूछा जाता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उतना लेवल पे बायोलॉजी, जियोलॉजी या फिर इसको नहीं पढ़ सकते। तो अक्सर ये देखा जाता है कि इस सब्जेक्ट में जो अपने आप को ज़्यादा लगाते हैं या फिर ज़्यादा पचाते हैं फिर भी उसका अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। इसका रीज़न है सबसे बड़ा कि वो फॉरेस्ट सर्विस वालों के लिए एग्ज़ाम है और उनके लेवल का भी उसमें भी वो भी उसी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि उनकी बराबरी एक नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं कर पाता है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट में अच्छा नहीं भी कर पाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अपने इन 4 सब्जेक्ट के ऊपर अगर अच्छा फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा ही कर सकते हैं। अगर आप अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी अगर आप इन चारों को अच्छा बेस्ट कर लेते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर को कैसे कैसे अगर आप उसको अच्छा पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स नहीं रुक सकता है। उसके बाद अगर वेबसाइट बताता हूँ मैं, अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास इजीली इंटरनेट एक्सेस होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यूपीएससी के ओल्ड पीवाईक्यू देखना है, जो कि स्टार्टिंग हुआ था कम से कम 1995 से 2024 और अभी का पेपर हो चुका है 2025 का। तो आपको 2025 तक के सबसे पहले पीवाईक्यू देखना है। अब आपको ये पीवाईक्यू कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब भी आपको प्रॉब्लम होगा। आपको टॉपिक वाइज चाहिए, टॉपिक के अंदर भी अगर आपको एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट के अंदर भी स्पेसिफिक एक टॉपिक वाइज चाहिए। तो उसके लिए ये सबसे वेबसाइट बहुत अच्छी है, ये एजुकेशन प्रोविंस नाम से वेबसाइट है।
मैं इसका कोई एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन है, फ्री है, सोर्स अच्छा है, तो आप इसका डेफिनेटली अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको एक अच्छा चार्ट मिल जाएगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स को वो अपने को मार्क्स देता है। तो सबसे पहले आपको इसमें चार्ट मिल जाएगा। फिर अगर आप इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो आपको टॉपिक वाइज, जैसे कि सबसे फर्स्ट लिखा है इसमें आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसी प्रकार एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, इसके सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब मैं अगर आपको इसको लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊं कि आपको कैसे मिलेगा, और सबसे बड़ी बात क्या, ये वेबसाइट हिंदी में अवेलेबल है या फिर सारा कंटेंट इंग्लिश में, तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। का फ्रंट पेज ये है जिसमें आपको ये सारा फ्रंट पेज पे ही मिलेगा। इसके अंदर मान लो कि आपको देखना है पॉलिटी के एमसीक्यूज, आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। आप उसके ऊपर सबसे पहले इसको हिंदी में कर ली। हिंदी में करने के लिए आपको साइड में एक बार मिलेगा इंग्लिश लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको मल्टीपल लैंग्वेज शो होगी, उसके अंदर आप इसको सबसे पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर आपको मान लो पॉलिटी के क्वेश्चन देखना, तो यहाँ लिखा है राजनीति पिछले वर्ष के PYQ, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको एक चार्ट मिलेगा जिसमें आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि राजनीति सिद्धांत, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, DPSP और मौलिक कर्तव्य, मंत्री मंत्रालय और सचिवालय, मतलब आपको टॉपिक वाइज PYQ मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप प्रॉपर इसके एक थीम में पहुँच जाएंगे जिसके अंदर आपको पूरा क्वेश्चंस मिल जाएगा और हिंदी में ट्रांसलेट हुआ वो मिलेगा। संक्षेप में कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है। अब यहाँ पे आपको 2023 दिख रहा होगा। इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन 2023 में आया था, उसके बाद इसमें 2024 में क्वेश्चन नहीं आया है और शायद अभी 2025 का इसमें अपडेट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आप इसका आंसर देख सकते हैं। यहीं पे क्लिक करने के बाद अगर आप इस वेबसाइट को लॉगिन करेंगे तो आप उसके बाद इसका रेफरेंस, मतलब ये आंसर क्यों हुआ, इसके पीछे का तर्क भी देख सकते हैं कि ये सही क्यों है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका प्रीलिम्स के लिए PYQ को समझने के लिए अपना तरीका। फिर से आइए अपनी वीडियो पे। PYQ बताया, इतना तो आपको सब जने बताएंगे और बेसिक डेफिनेटली बताते ही हैं कि इतना तो करना चाहिए। ये तो बेसिक था जो मैंने अभी आपको बता दिया, बट क्या इतना ही काफ़ी है? आपको मेरे से जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा? क्या आप UPSC के PYQ करने मात्र से ही आने वाले साल के नए प्रश्नों को हल किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपके मन में भी आता होगा और मेरे मन में भी आता है। क्या PYQ करने से ऐसा होगा कि जो आने वाले जब हम अपीयर क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत अवधारणा है। PYQ करने से आपको क्या मिलेगा? एक नज़रिया मिलेगा, एक तरकीब मिलेगी कि आप कैसे अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं या फिर किस प्रकार के UPSC क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, तो आप एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन अपना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो अभी हमारे पास 4 मंथ है, जैसे कि कौन से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन 4 मंथ में मैं आपसे चाहूँगा कि हम सबसे ज़्यादा फोकस इन सब्जेक्ट के ऊपर करें। मतलब हमारा मोस्टली फोकस तो इन 4 पे ही होना चाहिए। इन तीनों को हम एक जनरल नॉलेज के हिसाब से, एक PYQ किस तरह से क्वेश्चन आए उनको सोल्व कर लेंगे और बेसिक ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उनको देख लेंगे। अगर हम इनके ऊपर अपनी अच्छी पकड़ बना लें और अगर इनको हम एक अच्छे लेवल से देख लें तो डेफिनेटली हमारे प्रीलिम्स को क्रैक करने के थोड़े ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इन सब्जेक्ट को भी हम सबसे पहले, मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इन 4 सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पकड़ को अच्छी बनाऊँ, उसके बाद मैं इन सब्जेक्ट के ऊपर जंप करूँगा। अगर आपको भी प्रिपरेशन, अब आपके भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 4 सब्जेक्ट तो मैंने बता दिए, अब इन 4 सब्जेक्ट को करना कैसे? क्या इनके PYQ करने से ही सब कुछ सोल्व हो जाएगा? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर इसका कैसे आंसर होगा? इसका एक ही समाधान है। अगर मान लो आपने कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा है, अगर मैं उदाहरण के लिए एक सब्जेक्ट लूँ, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री। आपने जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का नाम पढ़ा ही होगा। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हमारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद हमारा टॉपिक होता है वैदिक काल, उसके बाद हमारा टॉपिक होता है मौर्य काल, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक होता है मौर्य काल और उसी के बाद ऐसे लगातार हमारे सीरीज वाइज टॉपिक चलते जाते हैं। पर अगर हम ऐसा करें कि जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि UPSC एग्जाम तो होती है, UPSC के अलावा और कौन से एग्जाम होते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो IAS के अलावा एक एग्ज़ाम होते हैं PCS के एग्ज़ाम भी होते हैं कंपलसरी। तो उसके अंदर भी इस टॉपिक से तो ऐसा होगा ही, सारी क्वेश्चन पूछा ही जाता होगा। उसके बाद UPSC बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जैसे कि UPSC करती है NDA का एग्ज़ाम होता है,
उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है CDS का एग्ज़ाम होता है, फिर एक होता है EPFO का एग्ज़ाम होता है। मतलब यूपीएससी भी अलग अलग एग्ज़ाम करती है जिसमें इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो हम उन सारे PYQ को सोल्व कर लें जो यूपीएससी ने पूछा है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये एक होलिस्टिक लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि भारत के अंदर जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, हम उन सब के PYQ को ले लें, प्लस यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम उन सबको भी ले लें, और बेसिक एसएससी वगैरह के देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इतने भी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बिलीव कीजिए सब्जेक्ट की, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के भी देखें तो कम से कम आपके 2000 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। अब ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, तो इस सब के आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल, अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसकी सारी आपको शीट मिल जाएगी, सारा PDF अवेलेबल है, आप चाहें तो परचेस भी कर सकते हैं। अब आपको ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आप फॉलो कर सकते हैं यूथ कॉम्पिटिशन। यूथ कॉम्पिटिशन ये एक संस्था है, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स कृत। ये क्या करती है कि जो भी पेपर होते हैं उसका सारा होलिस्टिक लेवल पे आपको अवेलेबल करवाती है। इसके अंदर आप चाहे तो इसकी वेबसाइट से इसकी बुक को परचेज भी कर सकते हैं या फिर PDF डाउनलोड करके अपना काम भी चला सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ये इसका मैं आपको डेमो बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जैसे कि मान लीजिए सबसे फर्स्ट इसका एक पेपर है अध्ययन सामान्य अध्ययन फर्स्ट, भारतीय संविधान और राजस्व व्यवस्था। इसके अंदर आप देखिए ये सबसे पहले क्या करते हैं, करंट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देते हैं कि 2022-23 में पूछे गए प्रश्नों पर विषय हाईलाइट। उसके बाद ये आपको टॉपिक वाइज आपको सारा कंटेंट देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं भारतीय सरकार की शासन प्रणाली, इसमें संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। फिर आपको भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया, इससे मिल जाएंगे। फिर आपको भारतीय संविधान के निर्माण के चरण, संविधान के प्रमुख प्रावधान, ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद ये क्या क्या कवर करते हैं, अगर हम इसके सिलेबस को देखें तो ये तो पॉलिटी का सिलेबस है जो टॉपिक वाइज करते हैं। ये लोक सेवा आयोग, उसके बाद ये IAS को कवर करेंगे 1993 से 2010 तक का, फिर 2011 से 2023 का, फिर ये अपने CDS को कवर करते हैं, NDA को, NA को सब कवर करते हैं, CAPF को कवर करते हैं, EPFO को कवर करते हैं। फिर अलग अलग जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनको भी कवर करते हैं, जैसे कि UP PCS को कवर किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने वन रक्षा परीक्षा, उसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मतलब उस सब्जेक्ट से मध्य प्रदेश PCS, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब के मिला के पूरे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। अगर आपको देखो तो इसके टोटल प्रश्न पत्र हुए 395 और टोटल क्वेश्चन हुए 4232। अगर आप इतने प्रिपरेशन की अगर एक सब्जेक्ट में मान लो खाली पॉलिटी में आप 4000 से प्लस क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक सब्जेक्ट में बहुत बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप इसी तरह से मान लो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, अगर आप इन चारों सब्जेक्ट पे भी अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स क्रैक करने की उनकी तुलना में जो कि नहीं पढ़ रहे हैं या फिर जो कि जनवरी के बाद सीरियस होंगे उनसे आप एक अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि टाइम पीरियड, कौन कब स्टार्ट करता है। जो जितना जल्दी स्टार्ट कर देगा वो उतना ही फ़ायदे में रहेगा, जो जितना लेट स्टार्ट करेगा उसको उतना ही नुकसान होगा। तो ये सारा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। पॉलिटी का मिल जाएगा, भूगोल का मिल जाएगा, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का मिल जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मिल जाएगा। अगर आप ये सारा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप GS पेपर 1 में मोस्टली कम से कम UPSC के जो 5 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं और जिसके अंदर से मात्र 13 से 14 हज़ार ही पास कर पाते हैं, आप उस लिस्ट में शामिल होने के लिए आपके अंदर से खुद आत्मविश्वास क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम करंट अफेयर्स वगैरह करेंगे, इतने मल्टी डायमेंशंस तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एक तरीका तो अच्छा ही है कि आपको एग्जाम पास करने के लिए आपके अंदर से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपने इतने क्वेश्चंस को देखा है तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर बनी हुई रहेगी। उसके बाद हम करते हैं सेकेंड पेपर जो होता है सीसेट का। सीसेट का सबको डर लगता है, सबको लगता है कि क्या मेरा सीसेट कमज़ोर है, मैं सीसेट नहीं कर पाता हूँ, सीसेट में वीक हूँ, मेरे को मैथ्स नहीं आती है, तो इसका क्या उपाय है। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि UPSC का सीसेट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाई होता है। क्वालिफाई पेपर को भी क्वालिफाई को पास करने के लिए आपको कुछ चीज़ें मैंडेटरी है जो करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो इसके अंदर 3 सब्जेक्ट, कॉम्प्रहेंशन होता है, रीजनिंग होता है और मैथ्स होता है। तीनों का वेटेज अगर देखा जाए तो 200 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसके अंदर क्वेश्चन आते हैं 80। ट्रेनिंग से चलेंगे तो आपको सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका सिलेबस देखिए। सिलेबस में लिखा है बोधगम्यता,
संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, उसके बाद तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या का समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत संख्यन। ठीक है, इसके बाद आप इस क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो सामान्य मानसिक योग्यता मतलब आप मेंटली इतने प्रिपेयर होने चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए मेंटली प्रिपेयर होने के लिए आंकड़ों का नॉलेज। मतलब कि अगर मैं आपसे ये पूछूं सबसे फर्स्ट कि आपको पहाड़े कहाँ तक आते हैं, तो अभी भी आपका क्या जवाब होगा? क्या 20 तक आते हैं, 30 तक आते हैं, 40 तक आते हैं या 50 तक आते हैं? तो अगर देखा जाए तो मोस्टली स्टूडेंट का जो होता है वो बोलते हैं कि हमको 20 तक आते हैं, कुछ बोलते हैं कि हमको 30 तक आते हैं, कुछ एडवांस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो वो बोलते हैं हमको 40 तक आते हैं, कुछ बोलते हैं हमको 50 तक आते हैं। डेफिनेटली आपका लेवल कुछ भी हो, आपको कम से कम 50 तक पहाड़ों तक पहुंचना है, सबसे फर्स्ट टारगेट। इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले डिवाइड किया है कि हम जो अपना सितंबर वाला मंथ है, अगर आप रियलिटी में सीसेट क्रैक करना ही है और आपको लगता है कि मुझे सीसेट में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि पहाड़े याद करने पड़ेंगे। पहाड़े आपको 50 तक याद करने। डेफिनेटली मैं ये मान सकता हूँ कि आपको 10 तक तो पहाड़े याद ही होंगे। उसके बाद हमको 11 से पहाड़े याद करने। तो 11 से अगर हम अपने सितंबर के मंथ को देखें तो उसमें 30 दिन होते हैं। अगर हम डेली पहाड़ा एक दिन भी याद करते हैं तो हम कम से कम कितने दिन तक कर सकते हैं? 30 दिन तक 30 पहाड़े, मतलब कि आराम से 40 तक वाली स्टेज को हम सितंबर के महीने में पहुँच सकते हैं। ये पहली सिचुएशन है जो आपको करनी है। आपको अगर आज लगता है कि मेरे को सीसेट की प्रिपरेशन आज से ही प्रिपेयर कर देनी चाहिए, मेरे को पढ़ना है, तो सबसे पहले आप याद करो पहाड़े को। पहाड़ को सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा आपको, कैलकुलेट में डेटा याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे के एग्जाम में आपको डेटा लिखने में भी आसानी होगी, डेटा आपको याद इजीली हो जाएगा। सेकंड आपको याद करना चाहिए स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर? अगर आप स्क्वायर याद करेंगे, जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो आप इसको अगर मेरे हिसाब से मानो तो 3 डिजिट में याद करो। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और उसी प्रकार 4 का स्क्वायर क्या होता है? तो 16 होता है। इसको आप 3-3 के आंकड़ों में लेके चलो। अगर आप कर सको तो 16 का स्क्वायर क्या होता है उसको यहाँ लिख लो। उसके बाद आप करो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है, और इसके बाद जो होता है वो यहाँ हो जाएगा। तो ये आप 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट में पहुंच जाओगे। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 264 होता है, शायद 264 होता है। ठीक है, नहीं 16 होता है और 16 का स्क्वायर जो भी होता है वो आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं। मुझे भी याद नहीं है, मैं भी आपके साथ याद करूँगा और अपने आप को सीसेट में प्रिपेयर करूँगा। इस प्रकार से आप 5 का भी ले सकते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। अगर आप 3 डिजिट अगर ऐसे करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ज़्यादा नहीं करना है आपको, एक दिन में 1 डिजिट ही याद करना है। आपको इसको करने में मज़ा भी आएगा। जब आपको लगता है कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले इस मैथ्स को लेके कर सकते हैं। ये सबसे ईजी और सरल है और इसको करने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा। उसके बाद अगर आपका स्क्वायर हो जाता है तो फिर आपको करना चाहिए क्यूब। क्यूब में क्या होगा? 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर 1 का क्यूब 1 ही होता है। अगर 2 का देखें तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। फिर 2 के बाद उसका नेक्स्ट क्या होगा? फिर 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 27 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? 3 डिजिट पे पहुंच जाओ। फिर इसी प्रकार 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब सबसे फर्स्ट 64 होता है, 16 × 4। उसके बाद आप आगे चले जाओ। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करते करते चले जाओ। अगर आप ऐसे करते करते चले जाओगे तो डेफिनेटली आपको ये सब करने में मज़ा भी आएगा। आप इसको आसानी से लर्न कर पाओगे। स्क्वायर क्यूब करके आप 1 मंथ में अपना एक सॉलिड बैकग्राउंड बना लोगे। किससे रिलेटेड बना लोगे आप? मैथ से रिलेटेड। उसके बाद आगे की प्रिपरेशन क्या होगी? अगर आप सितंबर में अपना बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं तो अक्टूबर से आपको क्या करना है कि रीजनिंग पढ़ना है। आप अक्टूबर नवंबर में क्या कीजिए कि एक टॉपिक उठाइए, उसको कंप्लीट कीजिए और उसके शीट के साथ उसको सोल्व कीजिए। उसके शीट कहाँ मिलेगी? उसके शीट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें जैसे कि मान लो आंकड़ों की गणना, कैलेंडर, कोडिंग, घड़ी, ऐसे सब। अगर आप चाहे तो आपके पास कोई शीट है तो आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड की है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको मैथ्स की भी इसी प्रकार से शीट मिल जाएगी। किसी भी एजुकेटर की हो, आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए जिसमें खाली क्वेश्चन हो, आंसर ना लिखा हो, आंसर आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद अगर आप ये सितंबर में बेसिक कर लेते हैं, अक्टूबर में ये कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप रीजनिंग को कम से कम मैथ्स को दिसंबर से स्टार्ट करके दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने मैथ्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अब बचा क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। मैंने इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन की तो बात की नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन को कैसे किया जाएगा? कॉम्प्रिहेंशन में हम कैसे बेटर कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले जब आप पहाड़े याद करोगे तो कम से कम आप 1 घंटा सीसेट को आज से देना स्टार्ट कर दो। मान लो सितंबर से आपने देना स्टार्ट किया तो कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या कर सकते हैं कि डेली आप 30 मिनट का टाइमर लगाइए।
30 मिनट का टाइमर लगाइए और 30 मिनट में जितने भी कॉम्प्रिहेंशन आपको आते हैं, जितने भी आप सोल्व कर सकते हो, उसको सोल्व करने का ट्राई कीजिए। सबसे पहले आप 2025 का पेपर ही उठाइए, यूपीएससी का जो 2025 का सबसे रिसेंटली पेपर हुआ है उसको उठाइए, उसके कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए 30 मिनट के टाइमर में जितने हो। अगर आपसे स्टार्टिंग फेज में मान लें खाली 2 कॉम्प्रिहेंशन ही आप कर पाते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन करने में अगर आपको 25 मिनट भी लगता है तो दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम आपको 10 दिन तक 25 मिनट लगेंगे, मतलब आप 10 दिन तक मान लो आप खाली 2 कॉम्प्रिहेंशन कर पाए, फिर 20वें दिन फिर आप 11वें दिन से कम 3 कॉम्प्रिहेंशन कर पाएंगे, फिर आप 21वें दिन से 4 कॉम्प्रिहेंशन कर पाएंगे। ऐसे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे समय कम होता जाएगा। जितना समय कम होता जाएगा तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक इंक्रीजमेंट मिलेगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो मान लो आपके पास 2 घंटे होते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन तो सबसे ज़्यादा थोड़े हार्ड होते हैं, पढ़ने में बड़े होते हैं, तो आपको मैथ्स या फिर रीजनिंग, इन दोनों में से आपको जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है आप इससे अपनी स्टार्टिंग कीजिए। मान लो आप 30 मिनट मैथ्स को दे दीजिए पहले, या फिर 30 मिनट उसके बाद रीजनिंग को दे दीजिए। आपका कितना टाइम कंप्लीट हुआ, तो आपका 1 ओवर कंप्लीट हो गया। ये 1 ओवर कंप्लीट होने के बाद कॉम्प्रिहेंशन को दीजिए। अगर आप अभी से करेंगे तो आपकी कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी, आप 30 मिनट में ज़्यादा भी ना चाहते हुए कम से कम 15 कॉम्प्रिहेंशन तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, आपकी एक अच्छी स्पीड बढ़ जाएगी, ज़्यादा भी ये 15 टेंशन तो कर ही लेंगे ना, बेसिक हो जाएगा। आपको ये क्या करेगा, मार्क्स गेन करने में मदद करेगा। फिर जो आपके एग्जाम में 30 मिनट बचेंगे 2 घंटे के पेपर में, 30 मिनट कॉम्प्रिहेंशन के, 30 मिनट मैथ्स के, 30 मिनट रीजनिंग के, उस 30 मिनट में आपको देखना है क्या नहीं कंप्लीट हुआ, क्या छूट रहा है, कहाँ पे गलती रह गई है। तो उस 30 मिनट में आपको जो सब लगे, रीजनिंग लगे, कॉम्प्रिहेंशन लगे, उस क्वेश्चन को कर लो। मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सीसेट का पेपर देखते ही आपको उसके ऊपर टूट पड़ना है। अगर मान लो आप पहले आप रीजनिंग कर रहे हैं तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन ईजी है, मान लो कैलेंडर आपने पढ़ा, कैलेंडर आपको बहुत अच्छे से आता है और कैलेंडर का कोई क्वेश्चन दिख गया, तो आप सबसे पहले आपने घन घन आपको पढ़ा है, आपने त्रिभुज को पढ़ा है, आकृति को पढ़ा है, या फिर आपने बेसिक परसेंटेज को पढ़ा है ना, फिर आपने टंकी भरने वाले क्वेश्चंस को पढ़ा है, जल भरने वाले। तो जो क्वेश्चंस आपको आता है, क्लॉक पढ़ा है आपने, अगर आपको क्लॉक से क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली सबसे पहले उनको कर लो। जो हार्ड लगता है, इग्नोरेंस करने वाला होता है, उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। ये करके आप 30 मिनट में ये करो, मैथ्स करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको मैथ्स के आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के आएंगे, और कुछ क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के करके 30 मिनट में जो आपका टाइम बचा है उसमें आप इसको अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। वरना अगर आपको डर लगता है और अगर आपने ये सब नहीं करे, जैसे कि आपने पहाड़े नहीं याद करे 50 तक, स्क्वायर आपने नहीं किया है 50 तक, नहीं आपने 50 तक क्यूब किया है, तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, डिवाइड करने के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको कुछ अगर संख्या कुछ काटनी है तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं किस पहाड़े से भाग दूं, या फिर आप ऐसे करके गुणा कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी ने बोल दिया कि 84 का इंटू करना है 12 से, तो आपको सब सीधा सरल है, 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो यहाँ पे आपको लिखना है 8, यहाँ पे लिखना है 4, फिर 12 8 96, 96 और 4 कितना होता है 108। ये लो, सॉरी गलत कर दिया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, हासिल लगी 4। 12 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, 12 8 96, ठीक है, 96 है, 96 में ये 100 होगा, ठीक है, 1008 हो जाएगा। सीधा ऐसे हो गया। अगर आपको ज़्यादा मल्टीपल पहाड़े आएंगे तो आप एक साथ 2 डिजिट को लेकर सोल्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। फिर स्टार्ट कर दीजिए दिसंबर से बेसिकली सीसेट को स्टार्ट करते हैं, तब तक आपका बहुत कुछ हो चुका होगा, आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका होगा और आपको बहुत हेल्प मिल चुकी होगी। इसके बाद आप इसके साथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट आपको मिल ही जाएगी मेरे चैनल पे। अगर उम्मीद है कि आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई रणनीति सही है और इसको करने से, इसको अप्लाई करने से आपको प्रीलिम्स में कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तरीका सही है और इस प्रकार मेहनत करने से आपको परीक्षा के समय आत्मबल और आत्मविश्वास से परिपूर्ण महसूस करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इससे डेफिनेटली आपका फायदा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने के लिए। अभी मैं आपको, आज मैंने प्रीलिम्स का बताया, कल मैं आपको मेंस का बताऊंगा। फिर प्रॉपर जब 1 तारीख होगी, 1 सितंबर से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। अगर डेली का कुछ टारगेट लेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। आपको ये सारी लिंक वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का मैंने नाम रखा है इम्प्रूव योर सेल्फ बाय यू। आप अपने खुद के द्वारा ही अपने खुद के अंदर सुधार कीजिए। और एक बहुत ही अच्छी बात जो मैंने एक अपने कोर्ट में पढ़ी थी या फिर वीडियो में देखा था कि जो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं जल्दी आगे आ जाते हैं, क्योंकि खुद सब कुछ सीखने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर आप लास्ट तक जुड़े हुए हो और अगर ये सुन रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप किसी से कुछ सीखते हैं तो आप अपने आप में बेहतर कर सकते हैं। अगर आप खुद ही चाहते हैं कि मैं ये खुद सीखूँगा, खुद असफल
प्रैक्टिस करूँगा, फिर से बढ़ूँगा, तो उसका ज़िंदगी में सबको इतना टाइम नहीं मिल पाता है, ज़िंदगी निकल जाती है क्योंकि एज आपकी धीरे धीरे कम हो रही है, घट रही है, आपका लॉस हो रहा है। अगर आप कुछ चीज़ों को जल्दी पा लेते हैं, अगर वही चीज़ आप 28 की उम्र में जाके प्राप्त, और अगर आप 24 की उम्र में प्राप्त कर लेते हो तो डेफिनेटली आप अपने 4 साल को बेहतर तरीके से जी सकते हो बिना स्ट्रगल किए। आज के आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। ये जो कुछ भी मैंने बताया, प्रैक्टिस करने के बारे में बताया, टॉपिक बताया, ये सारी शीट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। डेली बेसिस पे हम एक काम करेंगे, 50 MCQs पर डे करेंगे। जैसे कि 50 MCQs अगर हम जीएस का स्टार्ट करेंगे तो जीएस के 50 MCQs हम डेली करेंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं ताकि वो भी पढ़ पाएँ। अगर वो भी पढ़ पाएंगे, भला करेंगे, तो आपका भी भला होगा डेफिनेटली। इससे आपको भी अच्छी पॉजिटिवनेस और अच्छा फील होगा। थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।